देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स कहेंगे। इसका एक बोर्ड के हिसाब से हम लोग एक रिवीजन पढ़ेंगे, थ्योरी के रिवीजन को। तो थ्योरी का क्विक रिवीजन, क्विक रिव्यू देते हैं। बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, या जो बच्चे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और याद रखने का कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। इसलिए बच्चों ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे। देखो बाबू, लाइट के बारे में बताया गया कि जो हमारे आई के लिए सेंसिटिव हो वह लाइट है। लाइट एनर्जी का वह फॉर्म है जो हमें देखने की भावना देता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ हम लोगों के लिए, मेरे आई के लिए विजिबल होते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इस पार्ट के रेडिएशन को हम लोग लाइट कहते हैं। लाइट एक्चुअली होता क्या है? तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को देखते हैं। अब यहाँ पे लाइट में बहुत सारी घटनाएं हैं। शुरुआत में ऐसा माना गया कि लाइट सीधा लाइन में चलता है, लाइट एक सीधा लाइन में चलता है। बाद में ऐसे प्रूफ किया गया कि ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और इस घटना को रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी करते हैं। इसके बाद बताया गया कि जो सिंगल पेंसिल लाइन हम लोग लेते हैं उसे हम रे कहते हैं। रे के कॉम्बिनेशन को बीम कहते हैं। ठीक है, जब रेज जो होंगे एक दूसरा के पैरेलल होंगे तो उसे पैरेलल बीम कहा जाएगा। अब हमारा अगला टर्म आता है रिफ्लेक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ता है और बाउंस करके न्यूटन के नियम का पालन करते हुए बाउंस करके सेम मीडियम में रिबाउंड कर जाए, इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें मीडियम का कोई चेंज नहीं है। लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ता है तो सरफेस के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो, एब्जॉर्ब नहीं हो, तो न्यूटन के नियम का पालन करते हुए लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसी मीडियम में रिबाउंड कर जाएगा। तो रिबाउंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में जो रे आकर किसी सरफेस को पड़ता है उसे इंसिडेंट रे, जो रे रिबाउंड करता है उसे रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर यह घटनाएं घटी हैं उस सरफेस पर, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन में होते हैं, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन होने के लिए, रिफ्लेक्शन किसी भी बॉडी पर, किसी भी सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन दो तरह का हो सकता है। एक रेगुलर हो सकता है, एक रे पड़ा एक रे रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ऐसा रफ सरफेस में जनरली क्या होता है कि एक रे पड़ा और मेनी रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिले, ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में हम लोग इस बॉडी का इमेज इसमें देख पाते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम लोग इस बॉडी को देख पाते हैं। ध्यान दो बच्चों, यानी कि आईना ले लिया गया है कि मिरर, और एक बुक में आईना पे, मिरर पे जब लाइट पड़ा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अप्रोक्सीमेटली काम होता है, और बुक पर, पेपर पर, न्यूज़पेपर पर जब लाइट पड़ता है तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो बच्चों, मिरर क्या है? तो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी लिए जिसके आर पार लाइट हो सके, लाइट कैन पास थ्रू इट। एक ग्लास सरफेस लिए और उस ग्लास सरफेस के एक साइड सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा दिए, सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर दे दिए, चांदी का कलई बना दिए, तो यह हो गया बच्चों मिरर। अगर यह प्लेन सरफेस है तो इसे हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। अगर कोई लाइट, कोई ऑब्जेक्ट से लाइट जाता है, प्लेन मिरर को टकराता है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और
एंगल ऑफ उसी नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे गया है यहाँ से नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ हुआ, इस लाइन से बहुत सारे रेज निकलेंगे, बहुत सारे रेज होंगे, बहुत सारे रेज टकरा कर वापस आएंगे, तो यह सभी रिफ्लेक्टेड रेज हो गए। रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिले, नहीं मिलेगा इधर, मिलता हुआ लगे, सीम्स टू बी मीट और सीम्स टू बी मीट, तो वहां इमेज बनता है। इसी बॉडी का हम इमेज बनाते हैं। तो इमेज क्या होता है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल पोजीशन को हम लोग इमेज कहते हैं। और वह पोजीशन कैसे प्राप्त होता है हमें, तो कोई भी लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो उसे हम लोग इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर के केस में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है बच्चों, यह बात ध्यान देने योग्य बात है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का भी साइज होता है। प्लेन मिरर का यह कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि एक स्फीयर लिया गया, एक ग्लास का स्फीयर लिया गया, उसका एक पोर्शन काट दिया गया, स्फेरिकल एक स्फीयर लिया गया, उसका एक पोर्शन काट दिया गया। अब इस पोर्शन को अगर तुम अंदर बाहर से सिल्वर ब्रोमाइड कर दो तो इस मिरर को कॉनकेव मिरर कहा गया, और इसी मिरर को अगर अंदर से रंग दो तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहा गया। तो इन दोनों मिरर को बोला गया क्या, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो पार्ट के होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर टाइप के हों, स्फेयर का पार्ट हो, स्फेरिकल मिरर होता है बाहर से रंग दोगे, बाहर से सिल्वर ब्रोमाइड कर दोगे तो कॉनकेव मिरर, अंदर से सिल्वर ब्रोमाइड कर दोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है बच्चों। इसमें बहुत सारी चीजों की पोजीशन होती है, वह हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझोगे। मान लो बच्चों एक कॉनकेव मिरर अगर है, एक कॉनकेव मिरर अगर है तो उसका कुछ ना कुछ तो साइज होगा। उस साइज का जो मिड पॉइंट होगा उसे पोल नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, यह मिरर किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया। ठीक है बच्चों, कोई भी पैरेलल लाइट पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट गया तो उसे इंसिडेंट रे बोले। सी से जो लाइन हम इस पॉइंट को मिलाएं इसे नॉर्मल बोले, क्योंकि स्फीयर पर जो नॉर्मल होता है वह सी से हमेशा गुजरता है। यहाँ पे लाइट लड़ा तो वापस लौटा, जितना एंगल यह बनाएगा उतना एंगल यह बनाएगा, आई और आर बराबर होगा। जहां प्रिंसिपल एक्सिस को काटा उसे हम फोकस कहें। तो फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जाकर जिस पॉइंट पर काटता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। इस फोकस को और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको प्रूफ करें तो इसे थीटा मानेंगे तो यह थीटा होगा, समझ लो। इसको थीटा मानेंगे तो यह थीटा होगा, और इसको अल्फा मानते हैं तो यह बीटा एंगल होगा। ठीक है बच्चों, तो यह अल्फा जो है थीटा के बराबर होगा, देख लो, अल्टरनेट एंगल से अल्फा थीटा के बराबर होगा, और यह 2 थीटा है तो बीटा भी 2 थीटा के बराबर होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे ए एम, तो tan थीटा अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे AM/MC। फिगर देखो, tan थीटा लिखते हैं तो AM/MC लिखते हैं, और tan 2 थीटा अगर हम लिखते हैं तो AM/MF लिखेंगे। देखो, जो भी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को पढ़ेंगे उस लाइट में हम लोग सभी चीजों को प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाले रेज के लिए ही पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नजदीक रेज होंगे वह सभी रेज को हम लोग पैराएक्सियल रेज कहते हैं। तो पैराएक्सियल रेज के लिए tan थीटा थीटा के बराबर, इसे हम लोग AP/PC कह देते हैं। जब यह बहुत नजदीक जाएगा तो यह M और P एक ही लाइन पे पड़ जाएगा, और 2 थीटा AP/PF होता है। इस थीटा के वैल्यू पुट कर दोगे तो F बराबर तुम्हारा R/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक बातों को समझोगे। यहाँ पे एक यह बात हम तुमको प्रूफ करके दिखा दिए, जल्दी जल्दी में ध्यान से इसको बात समझोगे। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी
फिर कोई भी स्फेरिकल मिरर अगर है, कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर है तो उस स्फेरिकल मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस है। उस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखें तो एक इंसिडेंट रे जाएगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होकर जहां काटेगा वही इमेज बनेगा। यह रिफ्लेक्टेड रेज कटे, इमेज का पोजीशन बन गया। तो जहां इंसिडेंट रे मिलते हैं, जहां इंसिडेंट रे मिलते हैं वह ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, और जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं वह इमेज का पोजीशन होता है। कहीं सी होगा, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। डिटेल के लिए वीडियोज बनाए गए हैं, देख लोगे। इस फार्मूला को हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं बच्चों। इसमें एक और बात है बच्चों कि इसमें साइन स्कीम के साथ चीजें चलती हैं। रेज देखो, सभी डिस्टेंस को हम p से मेजरमेंट करते हैं, p से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। रेज के डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज मेजरमेंट करेंगे उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। यह बात बच्चों ध्यान रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट का एक साइज होगा और इमेज बनेगा, उसका भी एक साइज होगा। तो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, और मैग्निफिकेशन जो होता है उसे m से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला -v/u होता है। यह दोनों फार्मूला बच्चों तुम लोग कर लोगे। तो अभी तक तुम्हें पढ़ाए हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन, जब लाइट रेज किसी भी सरफेस पर पड़ता है तो कोई भी ट्रांसमिशन न हो, कोई भी ट्रांसमिशन न हो, और ट्रांसमिशन नहीं होने के साथ सेम मीडियम में 100% लाइट रिबाउंड कर जाए, इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। नो चेंज ऑफ मीडियम। इसमें मिरर के बारे में जानता है तो मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, जब प्लेन ग्लास के सरफेस के एक साइड में सिल्वर ब्रोमाइड कर दोगे, चांदी का कलई कर दोगे, तो दूसरा साइड चमकीला हो जाएगा, वह प्लेन मिरर बनेगा। और एक होता है स्फेरिकल मिरर, उसमें एक स्फीयर के पार्ट को, स्फीयर, ग्लास के स्फीयर को काट कर स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है, जिसमें अगर अंदर से रंगोगे तो वह कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, और बाहर से चांदी का कलई करोगे तो वह कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। रिफ्रैक्शन हिंदी होता है अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि लाइट रेज किसी दो मीडियम, एक मीडियम फर्स्ट है और एक मीडियम सेकेंड है, दो मीडियम के सरफेस पर लाइट पड़ता है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे लाइट पड़ता है। तो जब दूसरा मीडियम में लाइट एंट्री करता है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, थोड़ा एक्चुअल पाथ से मुड़ जाता है। इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। When light rays incident on interface of two transparent medium, then light ray changes its actual path. लाइट अपने एक्चुअल पाथ को चेंज करता है विथ चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड बदलता है, और स्पीड बदलने से लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, जिस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यह इंसिडेंट रे, यह तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, और यह तुम्हारा नॉर्मल हुआ। या इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ। तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है बच्चों, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है। इसमें एक बात है, यह कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है बच्चों? तो इस म्यू क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट का, दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। इसे μ2 कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे μ2 बाई μ1 कहते हैं। इस फार्मूला के आधार पर साइन आई बाई साइन आर जो होता है μ2 बाई μ1 होता है, मतलब साइन आई बाई साइन आर तो μ2 बाई μ1। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या होता है कि यह जो म्यू है यह ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका म्यू अधिक होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो अब इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो लाइट जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है,
और लाइट जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देना। When light rays travels from rarer to denser medium, it bends towards normal. If light rays travels from denser to rarer medium, it bends away from normal. यह काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही होता है बच्चों, इस बात को ध्यान पूर्वक समझना होगा। अब इसके बाद आता है कि जो स्नेल्स लॉ है वह अप्लीकेबल है हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तक। अब क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्या होता है क्रिटिकल एंगल, तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ता है। अगर आई का मान बढ़ाते हो तो आर का मान बढ़ता है। यहाँ आई का मान इससे बड़ा कर दिए तो आर का मान और बड़ा हो गया। बढ़ाते बढ़ाते अगर आर का मान 90 डिग्री हो जाए उस समय जो एंगल है उसी को क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इफ लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीजेज। इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर पड़ेगा तो उस समय स्नेल्स लॉ फेल कर जाएगा और लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, क्योंकि अब तो बाहर जा नहीं सकता है और इस समय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए यह वापस लौट जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, यह सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो ध्यान दो, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना। देखो एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब एक मीडियम से दूसरा, एक मीडियम इधर है एक मीडियम इधर है, यह मीडियम फर्स्ट है यह मीडियम सेकेंड है। एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब लाइट जाता है तो वह नॉर्मल से अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ जाता है, नॉर्मल से इधर उधर होता है और इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यह रिफ्रैक्शन अभी तक हम लोग एक प्लेन सरफेस पे पढ़ रहे थे और यही पढ़ाई अब हम तुम स्फेरिकल सरफेस पर तुम्हें पढ़ना है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मीडियम में, मीडियम फर्स्ट में रे गया लाइट का, यहाँ पे नॉर्मल खींचे, नॉर्मल सी से गुजरेगा और यह जाके कहीं इमेज बना देगा इस मीडियम में आई। इसका रेडियस क्या है बच्चों आर, मीडियम फर्स्ट का μ1 और मीडियम 2 का μ2। यह बात ध्यान दो कि एक दो मीडियम के इंटरफेस में लाइट रेज अगर पड़ता है तो वह अपने रास्ते को चेंज करता है और इस घटना को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जिस इंटरफेस पर लाइट पड़ा है वह अगर स्फेरिकल होगा तो यही कहा जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और इससे जब तुम फार्मूला लाओगे बच्चों तो फार्मूला लाना बहुत ही आसान है, ध्यान थोड़ा देना, समझना ध्यान से। इस एंगल को हम अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा मान लिए। यहाँ पे एक हम ए नाम दे दिए, एम नाम दे दिए, इसे पी नाम दे दिए। तो अगर हम इस एंगल को आई नाम देते हैं तो इसे आर नाम देंगे। तो अगर tan अल्फा लिखना हो तो AM/MO लिखेंगे, tan बीटा लिखना हो तो AM/MC लिखेंगे और tan गामा लिखना हो तो AM/MI लिखेंगे। अगर यह सभी पैराक्सियल रेज के लिए होंगे तो tan अल्फा हो जाएगा, सभी एंगल छोटा होगा और AP/PO हो जाएगा, बीटा AP/PC हो जाएगा और गामा AP/PI हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आई है वह अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, आई जो है अल्फा प्लस बीटा के बराबर है और बीटा जो है आर प्लस गामा, यानी आर जो है बीटा माइनस गामा के बराबर है। तो यहाँ स्नेल्स लॉ अगर यूज करते हो तुम तो साइन आई बाई साइन आर μ2/μ1 लिखेंगे। साइन आई हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पैराक्सियल रेज व्हेन ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो हम लिखेंगे μ1I μ2R। आई का वैल्यू हम लोग अल्फा प्लस बीटा और μ2 आर का वैल्यू हम बीटा माइनस गामा लिख देंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा के वैल्यू को पुट करेंगे, इस डिस्टेंस को u कहेंगे, इस डिस्टेंस को बच्चों भी कहेंगे और यह डिस्टेंस r कहलाएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस
पीआई को भी, पीओ को यू और पीसी को आर नाम देंगे। इससे मेरा एक रिफ्रैक्शन फार्मूला हमें प्राप्त होगा जिसका वैल्यू μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर होता है। यह रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही पूछता है। ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान पूर्वक इसको समझना होगा। आगे बढ़ाते हैं, इसे हटाते हैं। देखो ध्यान दोगे कि अगर हम लोग लेंस के बारे में जाने तो लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, दो सरफेस से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम से दो सरफेस से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है जिसमें एक सरफेस जो होगा स्फेरिकल होगा। दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे तो ऐसे बनेगा, एक सरफेस होगा तो ऐसे बनेगा। यही तुम्हारा बच्चों लेंस कहा जाता है। तो लेंस इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहो जो ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है, जो दो सरफेस से बना होता है, जिसमें कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों स्फेरिकल हो तो ठीक है। इसे कॉन्वेक्स लेंस, इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं हम लोग। लेंस मेकर फार्मूला, जब लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, जो यह रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे ना बच्चों, वही लेंस के थ्रू जब हम पढ़ेंगे, लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो देखो घटनाएं क्या घटती हैं। जब यहां से लाइट रेज जाता है ऑब्जेक्ट से तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण इमेज कहीं आई डैश पे बनना चाहता है। अब यह आई डैश पे जो बना हुआ इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है और यहाँ पे एक और इमेज बनता है इसके चलते, जो कि फाइनल इमेज होता है। तो लेंस के थ्रू क्या काम होता है बच्चों, दो स्फेरिकल सरफेस या दो सरफेस इसमें रिफ्रैक्शन फार्मूला के काम लगाते हैं। तो ध्यान दोगे बच्चों, इसमें होता बच्चों बहुत इजी बात है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट का कोई लोकेशन है, रे गया, पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर कहीं इमेज बनाया, पहला सरफेस के द्वारा बना इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, उसका फाइनल इमेज फिर यहां बनता है। पहला सरफेस का रेडियस r1, दूसरा सरफेस का रेडियस r2 मान रहे हैं। तो अगर हम लोग लिखेंगे, अगर हम यहां लिखें तो क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान दो। अगर लिखें तो यह म्यू है, 1 है, तो म्यू अपॉन वी डैश, यह डिस्टेंस वी डैश मान लेते हैं, और यह मान लेते हैं बच्चों यू। तो 1 बाई यू, म्यू माइनस 1 बाई r1 पहला सरफेस के लिए। दूसरे सरफेस के लिए हमारा फाइनल इमेज एयर में है, इधर एयर मान लेते हैं, इधर एयर मानते हैं। एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। तो 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश 1 माइनस म्यू बाई r2। इन दोनों को ऐड करोगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 होगा। अब यहां भी जब हम u को इन्फिनिटी लें तो v वही फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो 1 बाई एफ जो होगा म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 होगा। यही तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला होता है बच्चों। अब इस लेंस मेकर फार्मूला के थ्रू हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी सभी चीजों के। इससे हम पाते हैं कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। लेंस के थ्रू जब हम इमेज की फॉर्मेशन को समझते हैं तो ध्यान दो बच्चों, लेंस के थ्रू जब हम इमेज बनाते हैं, कोई भी लेंस के थ्रू जब हम इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, गया, लाइट पड़ा, फोकस से गुजरता है, और यहाँ एक ऑप्टिक सेंटर से जो गुजरते हैं वह तो सेंटर से गुजर गया। तो सेंटर से गुजरने वाला लाइट तो बिना डेविएशन के पार करता है, जिसके कारण यहाँ पे तुम्हारा इमेज बनता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देना। यह कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वह तुमको रेज को कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी हम लोग कहते हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है वह रेज को डाइवर्ज करता है, इधर डाइवर्ज हो जाएगा तो यहाँ फोकस पे ही मिलता हुआ प्रतीत होगा, समझ गए बच्चों। और जो रेज यहाँ से गुजारे तो यहाँ पे इमेज बना हुआ प्रतीत हुआ। तो यानी कि कॉनकेव के लिए मिरर इमेज बनाना या कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों पावर ऑफ लेंस या पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहो। तो कोई भी लेंस जो होता है बच्चों, उसका जो पावर होता है क्या होता है,
तो रेज को मोड़ने की शक्ति, रेज को मोड़ने की योग्यता, रेज को मोड़ने की एबिलिटी को हम पावर कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर फोकस यहां होता, यहां फोकस होता तो ऐसे यहां पे रेज जाता, अगर यहां फोकस होता तो यहां पे रेज जाता। मतलब जितना कम फोकस होगा, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा मोड़ देगा, जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा मोड़ देगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पावर जो होता है वह 1 फोकल लेंथ के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? और ध्यान से समझोगे तो अगर कोई रेज आकर लेंस पर पड़ता है तो यहाँ फोकस पे बनाता है, यह तुम्हारा एफ होता है फोकल लेंथ, इसे वाई कहते हो, यह डेविएशन है डेल्टा, यह डेविएशन है डेल्टा। तो tan डेल्टा बराबर हुआ बच्चों y अपॉन एफ। अगर पैराक्सियल के लिए बात करते हैं तो tan डेल्टा डेल्टा हो जाएगा, y अपॉन एफ हो जाएगा। तो डेविएशन जो होता है हाइट अपॉन फोकल लेंथ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी रेज को मोड़ने की एबिलिटी को हम लोग पावर कहते हैं, और पावर का जो फार्मूला होता है लेंस के लिए 1/f होता है। वही मिरर के लिए पावर का फार्मूला 1/f ही होता है, लेकिन माइनस में होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जबकि कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो आगे फिर बाद में बताते हैं बच्चों, इतना सोचो क्या बताया है। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखो दो लेंस, लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हो, ऑप्टिकल मीडियम है, दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए। या दो लेंस को हम कांटेक्ट में रख दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ पे जब रे पड़ा, इंसिडेंट पड़ा, तो इस लेंस जो L1 लेंस है उससे इमेज जाके कहीं आई डैश पे बनना चाहिए था, और इसके चलते थोड़ा और मोड़कर आई पे बना देगा। ठीक है बच्चों, तो L1 और L2 दोनों के कॉम्बिनेशन से U डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज V पर बन रहा है बच्चों। तो इस बात को अगर समझें तो इनके इक्विवेलेंट अगर एक लेंस लें जो U के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का इमेज V डिस्टेंस पर बनवा दें, तो यह तुम्हारा इक्विवेलेंट लेंस होता है। तो यहां ध्यान दो बच्चों, इस डिस्टेंस को हम V डैश मान ले रहे हैं। इन दोनों के बीच में ये इतना ज्यादा थीन लेंस है यार, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है 0 मान लिया, कॉन्टेक्ट में रख दिए हैं। ठीक है बच्चों, यानी यह डिस्टेंस 0 समझना है। ठीक है, फिगर बनाने में बनाया गया है। तो अगर पहला L1 के लिए तुम देखो तो 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 होगा पहला लेंस के लिए। दूसरा लेंस के लिए अगर लिखेंगे तो उसके लिए तो भाई इमेज जो इसके द्वारा बनाया गया इमेज ही ऑब्जेक्ट है, और फाइनल बन रहा है V पर, तो 1/v माइनस 1/v डैश 1/f2 लिख देंगे। और इक्विवेलेंट लेंस जो L के लिए लिखेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करते हो अगर तो 1/v माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1/f इक्विवेलेंट लेंस के लिए पावर बोला जाता है तो P1 प्लस P2। तो यहाँ एक समझने वाला बात यह है बच्चों कि बहुत सारे लेंस अगर कॉम्पोजिशन में होंगे तो इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 होता है। इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2 इंटू M3 डॉट 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 होता है। मतलब इसका मैग्निफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इसका मैग्निफिकेशन करेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन हमें प्राप्त होगा। यह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। गो टू वीडियो, डिटेल पढ़ लोगे, 5 नंबर का इस क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंस में कर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, तो हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसका सामने का फेस और उसके पीछे का फेस
पैरेलल होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब यह अगर ट्रायंगल है तो पीछे जैसे 3D अंदर उधर भी ट्रायंगल होगा। और हर सरफेस जो था फ्लैट होना चाहिए, स्फेरिकल नहीं होना चाहिए। सरफेस जो होने चाहिए फ्लैट होने चाहिए तो प्रिज्म बनेगा। प्रिज्म पर अगर लाइट रे गिरता है तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। लाइट रे जा रहा था बाबू ऐसे, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा रेयर टू डेंसर जाने में। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करें, लाइट जा रहा था इधर तो इधर और मुड़ जाएगा। ठीक, तो यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्रैक्टेड रे और यह इमर्जिंग रे कहलाएगा। यहाँ पे N1 N2 दो नॉर्मल हो गया, PQRS हमारा नाम दे दिए रेज का, ABC प्रिज्म का नाम दे दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। यह प्रिज्म एंगल A कहा जाता है। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट I, इसे एंगल ऑफ इमर्जेंट E, यह R1 और R2 दोनों सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल, इसे न्यूटन एंगल फाई हम लोग बोलते हैं। यहाँ पहला सरफेस से डेविएशन डेल्टा 1, यहाँ दूसरा सरफेस से डेविएशन डेल्टा 2 और यहाँ नेट डेविएशन हो गया डेल्टा। ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया। तो यही तुम्हारा प्रिज्म में कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें याद रखने वाला बात एक और है बच्चों कि इस क्वाड्रिलेटरल में अगर तुम चलते हो तो A प्लस 90 डिग्री प्लस 5 प्लस 90 डिग्री 360 डिग्री होगा। तो A प्लस 5 होता है 180 डिग्री। ठीक, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में चलोगे तो A 5 और 90 मिलकर 360। और यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल है R1 प्लस R2 प्लस 5 जो होगा वह 180 डिग्री होगा। दोनों बराबर करेंगे तो A प्लस 5 R1 प्लस R2 प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। तो A जो होगा R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ जो I एंगल है वह डेल्टा 1 प्लस R1 होगा, इसलिए डेल्टा 1 I माइनस R1 कह देंगे। यहाँ जो डेल्टा 2 डेविएशन फ्रॉम 2, तो E बराबर होगा डेल्टा 2 प्लस R2, तो डेल्टा 2 हो जाएगा E माइनस R2। तो नेट डेविएशन लिखेंगे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस E माइनस A। यह तुम्हारा डेविएशन का फॉर्मूला होगा। प्रिज्म पर जुड़े हुए यह बातें जाननी बहुत जरूरी है बच्चों। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि डेविएशन जो है वह मिनिमम कब होगा, मतलब जो डेविएशन हो रहा है प्रिज्म से वह मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए I बराबर E होना चाहिए और R1 बराबर R2 होना चाहिए। यह भी याद रख लोगे। तो इसके आधार पर मेरा मिनिमम डेविएशन के लिए R1 बराबर हो जाएगा A/2 और यहाँ I और E बराबर करेंगे तो I बराबर आ जाएगा A प्लस डेल्टा M/2। उसके आधार पर म्यू निकालेंगे तो म्यू होता है साइन I बाई साइन R, तो हम लोग लिख देंगे साइन A प्लस डेल्टा M/2 बाई साइन A/2। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। क्लियर है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझ लो। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है प्रिज्म से जुड़ा हुआ। इसमें सभी बातें हम तुम लोग को थ्योरी वाले सभी बातें बता दिए हैं। हटाते हैं इसे, ध्यान से समझो। अब मेरा अगला टॉपिक आता है बच्चों डिस्पर्सन। अब क्या होता है डिस्पर्सन, इसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा। ध्यान पूर्वक देखो डिस्पर्सन क्या है। तो डिस्पर्सन है कि एक प्रिज्म है, व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ा, तो व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ा तो यह 7 इस कंपोनेंट कलर में बट गया। 7 कलर में, रेड टू वायलेट 7 कलर में बट गया। मतलब देखो व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है, इन 7 कलर का व्हाइट लाइट मिक्सचर होता है। सभी कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहां जानो कि व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स कलर होते हैं विजिबल में। व्हाइट लाइट में 7 विजिबल रीजन में 7 कंपोनेंट कलर होते हैं और सभी का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो सभी के अलग वेवलेंथ होने के कारण सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सबका अलग अलग स्पीड हो जाएगा। सबका अलग स्पीड होने के कारण सबका डेविएशन अलग अलग होगा और सब अलग अलग मुड़ने से अलग अलग दिखने लगेंगे। इस फेनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। When white light incident on prism, then white light gets splitted into its 7 components color. The phenomena is called dispersion. इस फेनोमेना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है
सभी 7 कलर्स के अपने अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। सभी का अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबका अलग अलग स्पीड होता है, सबका अलग अलग डेविएशन होता है। इसलिए डिफरेंट कलर्स डेविएट डिफरेंटली, देयरफॉर व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यह है कि रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे कम डेविएशन रेड का होता है, इसलिए रेड डेंजर सिग्नल पे यूज किया जाता है। सभी में बीच में रेड और वॉयलेट के बीच में येलो आता है, उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है, इसलिए येलो को हम लोग फॉगी लाइट भी बोलते हैं। फॉगी डेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। रेड टू वॉयलेट बटने के दौरान जो एंगल बनाता है, जिस एंगल में 7 कलर हम लोग रख सकें, उसे हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वह डेविएशन ऑफ येलो लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा येलो डेविएट करेगा उतना ज्यादा ही डिस्पर्सन अधिक होगा, उतना ज्यादा एंगुलर डिस्पर्सन अधिक होगा। यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं ओमेगा, जिसे डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, याद रखोगे। तो बीटा बराबर हो गया ओमेगा डेल्टा। अगर डेविएशन नेट डेविएशन 0 है तो बीटा को 0 होने की संभावना है बच्चों, एक सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है बच्चों, इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान दो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि रेनबो क्या है, इसके बात को समझोगे कि रेनबो क्या है, ध्यान देना। तो रेनबो क्या है बच्चों कि देखो, वर्षा के दौरान रेनिंग सीजन में, वर्षा के दौरान या वर्षा के बाद एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें बायंसी फोर्स के कारण बैलेंस होती हैं, लटकी रहती हैं। अब उस पे व्हाइट लाइट अगर पड़ता है तो व्हाइट लाइट में तो 7 कंपोनेंट कलर है, तो यहाँ पे यह 7 कंपोनेंट्स कलर में यह बढ़ जाता है। 7 कंपोनेंट्स कलर में बढ़ने के कारण अलग अलग कलर दिखने लगता है, अलग अलग कलर दिखने लगता है। तो जो स्काई में हमें 7 कलर दिखते हैं, इसी को हम लोग रेनबो कहते हैं। तो रेनबो कंबाइंड इफेक्ट है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसमें क्या होता है, आफ्टर रेनिंग रेन ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड इन एयर ड्यू टू बायंसी फोर्स, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन इंसिडेंट ऑन सच सस्पेंडेड रेन ड्रॉप, देन व्हाइट लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर्स एंड विजन ऑफ, और उसी को देखना, ऑब्जर्वेशन ऑफ 7 कलर्स इन स्काई इज कॉल्ड रेनबो। इसके कंडीशन होते हैं बनने के लिए, एक साइड रेनिंग होना चाहिए, दूसरा साइड शाइनी होना चाहिए, और इतना एंगल पे पड़ना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, और इतना होना चाहिए कि वह दिख भी जाए। तो रेनबो हमेशा नहीं दिखता है, उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो बच्चों बाद में तुमको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें है कि जो अगर लाइट अपर हाफ सरफेस पर बना तो प्राइमरी रेनबो बनता है, और ड्रेन ड्रॉप सस्पेंडेड ड्रेन ड्रॉप के लोअर हाफ सरफेस पर अगर लाइट गिरता है तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर वॉयलेट नीचे दिखता है, इसलिए इसे पॉजिटिव रेनबो कहते हैं, और इसमें वॉयलेट ऊपर रेड नीचे दिखता है, इसलिए इसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। इस यह सेकेंडरी रेनबो थोड़ा चौड़ा होता है और थोड़ा हल्का होता है, यह सभी बातें भी जान लो। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होते हैं, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में तुम डिफरेंस लिखो। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है बाबू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है, पूरे ऑप्टिक्स को ध्यान से मेहनत करके समझना है बच्चों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, इस बात को समझो। जब व्हाइट लाइट या लाइट किसी भी मीडियम से होकर गुजरता है तो मीडियम्स के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को री रेडिएट करता है। इसी घटना को स्कैटरिंग कहते हैं। जब लाइट पासेस थ्रू ए गैस, जब लाइट पास करता है किसी गैस से, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स लाइट, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन री रेडिएट इट। द फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उसके लिए एक ला दिया गया रिले स्कैटरिंग का, कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो होता है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो होता है बच्चों, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ टू दी पावर 4 के। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। इसलिए सन से जो व्हाइट लाइट आते हैं उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू के वेवलेंथ कम होने के कारण एटमॉस्फेयर के द्वारा इनका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, जिसमें ब्लू कलर ज्यादा इंटेंस है, इसलिए स्काई हमें ब्लूइश अपीयर होता है।
क्योंकि एक्चुअली वो स्काई का कलर नहीं होता है, एटमॉस्फेयर का कलर होता है, और एटमॉस्फेयर जो होता है वायलेट, इंडिगो और ब्लू को ही सोख के रखे हैं और उन्हीं को री रेडिएट कर रहे हैं, तो उनके मिक्सचर से हमें ब्लूइश अपीयरेंस होगा। जबकि सन का जो उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज का लाइट आता है तो रास्ता में वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब स्कैटर्ड हो जाते हैं और सिर्फ रेड मेरी आंख तक पहुंच जाता है। जैसे डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज हमें लाल दिखता है, रिले स्कैटरिंग के कारण है। अब यहाँ पे है स्कैटरिंग जो होता है वह अप्लीकेबल है अगर जो मॉलिक्यूल साइज है वह वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में है। ठीक है, अगर बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए स्कैटरिंग जो होता है सभी कलर का समान होता है। जैसे क्लाउड में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स में के साइज बड़ा होने के कारण उसमें सभी कलर्स के स्कैटरिंग समान होते हैं, इसलिए क्लाउड हमें व्हाइट दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ गए होंगे। इस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उन्हें बाबू करना पड़ेगा। डिटेल के लिए वीडियो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेनबो के बनाए हुए हैं उन्हें तुम डिटेल देखो, नोट्स बनाओ। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई छोटा चीज है उसको बड़ा करके देखना है। मैंने मान लो हमारा हस्त रेखा है, हाथ का रेखा है, वो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, या छोटा छोटा घड़ी का कल पुर्जा है वो हमें दिख नहीं रहा है, तो वैसे चीजों को देखने के लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटे चीजों को मैग्नीफाइड इमेज बनवाता है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका एपरेचर साइज भी छोटा होता है और फोकल लेंथ भी छोटा होता है। छोटा फोकल लेंथ से बड़ा इमेज मिलता है और छोटा एपरेचर होने के कारण डिफेक्ट लेंस का कम होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हम लोग लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में पड़ जाए। तो रे जाएगा तो यहाँ फोकस से गुजरेगा बच्चों, और एक रे ऑप्टिक सेंटर से गुजरेगा। इधर तो मिलेगा नहीं, डाइवर्ज कर रहा है, तो रे को हम पीछे ले जाएंगे, इधर कहीं मिलेगा, तो यहीं पे मिला, इसको हम लोग डी बोल दिए कि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, देखने के न्यूनतम दूरी पर मेरा बना। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों जितना नजदीक देखोगे उतना बड़ा एंगल आंख पे बनेगा, तो सबसे नजदीक देंगे तो सबसे बड़ा एंगल आंख पर बनेगा और बड़ा इमेज हमें प्राप्त होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस of a small focal length and a small aperture. A small focal length is used to obtain magnified image, and a small aperture is used for minimizing defect of lenses. And a object is placed such that it lies between optic center and focus of convex lens, whose magnified virtual and magnified image is formed at least distinct vision of नॉर्मल पर्सन। अगर हम आदमी को भी यहाँ रख ले तो साइज का तुलना हो जाएगा। तो यह एंगल बनाया अल्फा और यह एंगल बनाया बीटा। तो देखो किसी भी बॉडी का साइज मेरे आंख पर बनाए गए कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर देखा जाता है। तो यह जो बॉडी है, जो इमेज है मैग्नीफाइड इमेज, वह बीटा एंगल बनाया है और मेरा ऑब्जेक्ट आंख पर अल्फा एंगल बनाया है। यही आंख रख के देखते हैं। तो बीटा बाई अल्फा को हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनीशन होता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लोकेटेड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन। फिर इसके बाद सभी एंगल छोटे बनते हैं। तो एम बराबर तुम्हारा tan बीटा बाई tan अल्फा, क्योंकि पैराएक्सियल रेज के लिए बीटा tan बीटा tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे बीटा का वैल्यू इतना बटा इतना, tan अल्फा इतना बटा इतना लिख के सब निकालेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाता है 1 + d/f। ठीक है, तो जितना छोटा मैग्नीफाइंग पावर, जितना छोटा फोकल लेंथ लोगे उतना मैग्नीफाइंग पावर तुम्हें मिलते जाएगा। ऐसा देखा गया कि जितना ज्यादा फोकल लेंथ छोटा करते गए उतना मैग्नीफाइंग पावर बड़ा बनते गया, लेकिन बहुत छोटा फोकल लेंथ करते गए तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टेड इमेज बन गया, शार्प इमेज हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। इसलिए बहुत छोटा फोकल लेंथ नहीं कर सकते, एक डिजायर्ड स्थिति तक ही हम लोग फोकल लेंथ छोटा कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया कि इसका मैग्नीफाइंग पावर 9 से कम रहा।
अगर हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने हैं जिसका मैग्नीफाइंग पावर हमें 9 से अधिक बढ़ाने हैं, 20 गुना करना है, तो ऐसे के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग एक नया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ध्यान से बच्चों समझोगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनवाता है, और इस इंस्ट्रूमेंट में जो है कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं हम लोग, और इसका प्रयोग किया जाता है जब सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन इनसफिशियंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 9 से 9 गुना से बड़ा गुना हमें 9 टाइम्स से बड़ा टाइम्स का इमेज हमें ऑब्टेन कराना है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक 2 लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। बात को ध्यान से समझना, 2 लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक ऑब्जेक्ट के तरफ होता है जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक आंख के तरफ होता है जिसे आईपीस कहते हैं। यहाँ पर फोकस से स्लाइटली डिस्टेंस पर, स्लाइटली बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगा, थोड़ा बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग आईपीस को इस तरीका से एडजस्ट करेंगे कि यह जो इमेज बना यह इसके ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में पड़ जाए, और जिसका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन पे बने। यहाँ पे मान लो बना। क्लियर है बच्चों? तो इसमें क्या होता है ध्यान से समझोगे अगर, कि आंख के तरफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के तरफ होता है जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसका एपरेचर छोटा होता है, फोकल लेंथ छोटा होता है। सभी लेंसेज थीन लेंसेज हम यूज करते हैं। इसके फोकस से थोड़ा दूर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है। यह इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, और आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि यह जो इमेज है, जो इसका इमेज है, वह इसके ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में पड़ता है, जिसका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन पे बनता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन पे बनवाते हैं, उस समय हम बेस्ट मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करते हैं। लेकिन हमारे आंख को तकलीफ होता है, नजदीक देखने में आंख को तकलीफ होता है, लेकिन हम मैग्निफिकेशन बड़ा ऑब्टेन करा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फाइनल इमेज यहाँ पे आंख पर एंगल बनाया बीटा, और ऑब्जेक्ट आंख पे एंगल बनाया अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा को मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे। इसको देखोगे तो यह 2 लेंस के कंबाइंड इफेक्ट से यह फाइनल इमेज बना है। तो इसका मैग्निफिकेशन एमओ और इसका एमई, तो दोनों का हो जाएगा एमओ इंटू एमई। बात समझो, बताए थे तुम्हें कि 2 लेंस अगर कंबाइंड यूज हो रहे हैं तो मैग्निफिकेशन, यह कुछ मैग्नीफाई किया, यह कुछ मैग्नीफाई किया, तो फाइनल मैग्निफिकेशन दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। इसमें हम लिखेंगे तो V0 बाई U0 लिखेंगे, इसे 1 प्लस डी बाई एफ लिखेंगे। डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, क्योंकि आईपी सिंपल माइक्रोस्कोप का ही व्यवहार कर रहा है। यही फाइनल इमेज जब तुम इंफिनिटी पे बना दोगे तो मैग्निफिकेशन V0 बाई U0 डी बाई एफ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यह तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता रहेगा तो इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो यह V0 यूनिट तो तुम्हें पता रहेगा। इसके आधार पर डी बाई एफ, डी पता ही रहता है 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, फोकल लेंथ आईपीस का दिया रहेगा, बन जाएगा बच्चों। तो यह तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया क्या, तो किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा दिया, माने ऑब्जेक्ट के साइज को देखने में बढ़ा दिया, एक्चुअली थोड़ी बढ़ाया। तो अब आते हैं टेलीस्कोप। और जब हमें दूर के चीजों को देखना है, चंदा मामा को देखना है, स्टार को देखना है, या सन को देखना है, या ग्रह को देखना है, अदर प्लैनेट्स को देखने हैं, तो हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में बच्चों क्या होता है, फिर से वही बातें आ रही हैं। टेलीस्कोप में दूर के वस्तु का, दूर के बॉडी का इमेज हमको बड़ा देखना है। मून हमें इतना बड़ा दिख रहा है, हमें इतना बड़ा करना है। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या करते हैं, नजदीक बनवा देंगे तो नजदीक में हमें बड़ा दिखने लगेगा। तो क्या होता है इसमें भी 2 कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के तरफ होता है और एक आंख के तरफ होता है।
जो ऑब्जेक्ट के तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो आंख के तरफ होता है आईपीस कहते हैं। इसमें इसका एपरेचर बड़ा होता है। एपरेचर बड़ा इसलिए लेना पड़ता है बच्चों, एपरेचर बड़ा इसलिए लेना पड़ता है बच्चों क्योंकि जब हम बड़ा एपरेचर लेंगे तो ज्यादा रेज यह कलेक्ट कर पाएगा, और ज्यादा रेज कलेक्ट कर पाएगा तो अच्छा इमेज बनवा पाएगा, क्योंकि कम रेज से अच्छा इमेज नहीं ऑब्टेन होगा। तो दूर से लाइट आ रहे हैं तो बड़ा रेज कलेक्ट करेंगे तो ना अच्छा इमेज बना पाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होता है, लेकिन बड़ा करने के चक्कर में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन इनिशियली यह क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस ऑब्जेक्टिव है इसका फोकल लेंथ और एपरेचर बड़ा है, और दूर से लाइट आ रहा है तो एक दूसरा के पैरेलल आ रहा होगा, और पैरेलल आ रहा होगा तो इसके फोकस पे इमेज बनवा दे रहा होगा। आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में बने, फिर हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे अपना इमेज बनवा लेंगे बच्चों। ठीक है, यही अगर इसको इस तरह एडजस्ट कर दे कि अभी इसके फोकस पे ही कोइंसाइड कर जाए तो मेरा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाता है, लेकिन बड़ा बनता है। यहाँ पे एंगल अल्फा बना, यहाँ बीटा बना, तो बीटा बाई अल्फा को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इस टेलीस्कोप में बहुत सारी कमियां हैं, कॉस्टली है, इसमें स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन आ जाता है, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा साइज और बड़ा फोकल लेंथ का, इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो भी हम तुम लोग को बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में तुम देखें कि तुमको स्टार्टिंग से लेकर सभी बातों को बताया गया। बहुत सारी बातें हम नहीं बता पाए, जैसे छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मिराज के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना है, तो सब हीरा चमकीला क्यों होता है, पानी में जो गोताखोर है डाइवर है कैसे देखता है, फिश आई व्यू क्या होता है, तो यह सब छोटी बातें तुम लोग बुक रीडिंग डालना बहुत जरूरी होता है, उसको पढ़ो। अब ह्यूमन आई के बारे में है, ह्यूमन आई क्या है, तो ह्यूमन आई है बच्चों कि अगर कोई भी पर्सन है उसका एक आई बॉल होता है, उसके अंदर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से आंख बना होता है, उसमें एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का वेरिएबल फोकल लेंथ होता है, यहाँ से सेलरी मसल इसको दबाता उठाता है, मोटा पतला करते रहता है, पुतली सुकुड़ता फैलता है, जिसके कारण हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही जगह बनवाते हैं। रेटिना कोमुलेटर इसको सीधा करके ब्रेन को सेंस देता है और ब्रेन उसको देख पाता है। क्लियर है बच्चों। अब इसमें इस जो लेंस है इसमें डिफेक्ट हो सकता है कि मतलब दबाना उठाने का जो प्रोसेस है हमारा, इसको मोटा पतला होने का प्रोसेस है, वह अगर खराब हो जाएगा तो ह्यूमन आई में डिफेक्ट आ जाएगा। कभी ऐसा होगा कि आंख का लेंस मोटा हो गया या फैल गया, मोटा हो गया, तो फोकल लेंथ घट गया, तो फोकल लेंथ जब घट जाएगा तो जो इमेज यहाँ बनना था यही बन जाएगा, तो रेटिना से पहले बन जाएगा, तो उसे शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे। शॉर्ट साइटेडनेस को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में दूर का बॉडी हमें नहीं दिखता है, नजदीक का बॉडी दिखता है। फिर एक होता है बाबू हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। उसमें क्या होता है कि आंख का लेंस पतला हो जाता है, पतला होने पर फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जो इमेज यहाँ बनना था वो यहाँ बन जाता है। इसे इन डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट अगर एक ही साथ हो जाता है तो प्रेस मायोपिया कहते हैं। एक डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक करोगे तो वर्टिकल खराब हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ठीक करोगे तो हॉरिजॉन्टल खराब हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। अगर हमको मायोपिया ठीक करना है तो हमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। रे यहीं गिर जा रहा था तो इसको फैला देंगे, जाके फिर रेटिना पे हमको बनवा देगा। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन आई के कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझो क्या पढ़ाई हुआ। प्रिज्म पे क्वेश्चन होते हैं, ह्यूमन आई पे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे क्वेश्चन होते हैं, रेनबो स्कैटरिंग पे क्वेश्चन होते हैं, लेंस पे सवाल होते हैं, सभी मिरर पे सवाल होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल पे सवाल होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जितने वीडियोज गए हैं, एक बार आज के वीडियोज को देखने के बाद जो जो सेक्शन कमजोर लगा होगा, रे ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको जाकर डिटेल स्टडी करना है और नोट्स तैयार करना है, बुक रीडिंग करना है, सब करना है तुम्हें ही, क्योंकि नंबर तुम ही लाओगे, इंजीनियर डॉक्टर तुम ही बनोगे, आईएएस तुम ही बनोगे। इसलिए मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास को समझो, बहुत तेजी से बताया गया है, लेकिन एक्चुअली काम इसका क्या है, तुम्हारे अंदर जागृति जगाना कि तुम पीछे की चीजों को पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि बिना रिवीजन का पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में।